हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आइए आज हम सॉल्व करते हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स, जिसका प्रश्नावली 3.1। ठीक है, क्लास 10th का ये एनसीईआरटी का बुक है। इसका प्रश्नावली 3.1 आज हम सॉल्व करेंगे और सभी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में ज़रूर लास्ट तक बने रहिएगा और ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, फिर आप लोग को प्रैक्टिस करना है उसी तरह से। तो देखिए ये चैप्टर कौन सा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। चैप्टर यहाँ पर शुरू है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें थोड़ा बहुत आप लोगों को पता भी होगा, अगर नहीं पता है तो हम बता देते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत बता देते हैं चर और अचर के बारे में, और क्या कहते हैं इसमें ग्राफ वगैरह भी बनेगा, तो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए आपको। तो आइए देख लेते हैं इसका थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दो चर वाले रैखिक समीकरण का। एकदम शॉर्ट में आपको समझा देते हैं और फिर तुरंत प्रश्नावली पे आएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म ये क्या है पहले उसको जान लेते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यहाँ पर देखिए नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा, दो का मतलब क्या होता है, दो। ठीक है, और चर किसे कहा जाता है ये आप लोग पहले से ही जानते होंगे। चर का मतलब होता है जैसे x, y, z, उसके बाद a, b, c या s, t, u। इतना बताने का हमको ज़रूरत नहीं है, मतलब अंग्रेजी का कोई भी लेटर आ जाए, ठीक है ना। मैथ बनाने के समय में अंग्रेजी का कोई भी लेटर आ जाए, इंग्लिश का छोटा या बड़ा, तो वो हमारा चर कहलाता है। और अचर क्या होता है, अचर में कोई भी संख्या आ जाए, जैसे -1, 2, 1/2, √5। ठीक है, तो ये सब जो संख्या है हमारा, ठीक है, तो ये संख्या हमारा अचर हो जाएगा। और x, y, z, a, b, c, d कोई भी जो वेरिएबल हो उसको हम लोग चर कहते हैं। ठीक है, चर का मान हमेशा बदल सकता है, मतलब अलग अलग प्रश्न में आंसर में इसका मान जो है क्या कहते हैं बदल सकता है, लेकिन अचर का मान कांस्टेंट रहता है। जैसे -1 है तो हर जगह -1 ही होगा। ठीक है, कहीं ये -1 का वैल्यू -2 नहीं हो सकता है, हर जगह -1 ही रहेगा, 2 ही रहेगा, 1/2 1/2 ही रहेगा। आया बात समझ में। लेकिन चर का मान जो है ये वेरिएबल है, मतलब वैरी कर सकता है, बदल सकता है। जैसे x का कहीं पर वैल्यू आ जाएगा 2, कहीं पर आ जाएगा 3। x का मान रखेंगे कुछ, y का निकलेगा कुछ, y का रखेंगे तो x का निकलेगा। तो ये सब वेरिएबल है, हम लोग मान करके चलते हैं और फिर इसका आंसर निकालते हैं हम लोग एक, मतलब क्या कहते हैं, कांस्टेंट के रूप में। तो ये तो हो गया चर, ये हो गया अचर। तो चर आपको समझ में आ गया, अचर भी आपको समझ में आ गया। अब आते हैं रैखिक। रैखिक का मतलब होता है कि जिसका पावर 1 हो। जैसे अगर मान लेते हैं कि हम लिखे कि x² + 2 = 0, तो यहाँ पर x का पावर तो 2 आ गया ना, इसको हम लोग रैखिक नहीं कहेंगे। ठीक है, रैखिक किसको कहेंगे, जैसे अगर x + 2 लिखते हैं तो इसमें x का पावर 1 है, ये हमारा हो जाएगा रैखिक, ये नहीं होगा। आया बात समझ में। तो रैखिक समझ में आ गया, यानी पावर 1 होना चाहिए, चाहे x हो या y हो, z हो, कोई भी हो, पावर 1 होना चाहिए। अब समीकरण, समीकरण का मतलब होता है कि जैसे 2x + 3y = 0, तो जब भी 0, मतलब 0 रहे या 0 ना भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, बराबर होना चाहिए बीच में। ठीक है, जैसे 2x + 3y = 0, तो बीच में अगर बराबर है तो ये हमारा समीकरण हो जाएगा। अगर यहीं पर अगर हम लोग सिर्फ इतना ही लिखते 2x + 3y, तो ये बहुपद होता। ठीक है, क्योंकि बराबर में 0 या बराबर में 2 या बराबर में कोई भी अंक नहीं है। तो जहाँ अगर बराबर होगा वहाँ समीकरण होगा, जहाँ बराबर नहीं होगा तो वो बहुपद हो जाएगा। ठीक है, युग्म का मतलब होता है 2। अब युग्म कैसे बनेगा, तो यहाँ देखिए जैसे 2x + 3y = 0 ले लिए, या 3x + 2y = 2 ले लिए, तो यहाँ पर 2 समीकरण बना, दोनों में 2 चर हैं, एक x वाला है एक y वाला है, दोनों में है। 2 चर वाले हो गए, रैखिक मतलब सबका पावर 1 है तो रैखिक हो गए।
समीकरण है चूंकि बीच में बराबर है, और युग्म हो गया क्योंकि दो समीकरण हो गया, एक समीकरण ये हो गया, दूसरा समीकरण ये हो गया। आया बात समझ में? तो दो चर वाले जिसमें x और y दो चर हैं, रैखिक यानी कि पावर दोनों का एक है, समीकरण दो है, तो दो समीकरण को हम लोग युग्म कहते हैं, जोड़ा कहते हैं। तो यही बात आपको समझना था। अब इसमें थोड़ा सा ग्राफ भी जो है तो जब ग्राफ प्रश्न में हम बनाने लगेंगे तो आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका प्रश्नावली 3.1। 3.1 में पहला प्रश्न क्या है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? यह आप लोग कमेंट कीजिएगा हमको। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो आइए देखते हैं इसको। इसमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा हम लोगों को मानना पड़ता है। मानेंगे क्या? 1 नंबर का प्रश्न, ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 आफताब की आयु को मान लेते हैं। माना कि आफताब की आयु, वर्तमान आयु मान लेते हैं, ठीक है। क्या मानेंगे? x वर्ष मानेंगे, ठीक है। और वर्ष लिखना आप लोग ना भूलें क्योंकि इसमें नंबर कट जाते हैं। अगर वर्ष हम लोग x लिख देंगे या वर्ष नहीं लिखेंगे तो आयु मान रहे हैं ना, तो आयु को तो वर्ष में ही हम लोग मेजरमेंट करते हैं, है ना। तो इसलिए जो है वर्ष लिखना ना भूलें। तो आफताब का वर्तमान आयु यानी अभी जो उम्र है आफताब की वो x मान लिए हैं, और उसकी पुत्री भी तो है इसमें, तो उसकी पुत्री की आयु हम लोग मान लेते हैं y। तो यहाँ लिखेंगे तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्या मानेंगे? y वर्ष, ठीक है। अब प्रश्न में कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व के लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु। अभी मान लेते हैं कि आफताब का उम्र अगर 10 साल है, ठीक है, तो 7 साल पहले आफताब की उम्र कितना होगा? तो 10 में से 7 घटा देंगे यानी कि 3 साल। अभी मान लेते हैं कि आफताब का उम्र 10 साल है, तो 7 साल पहले तो वो 3 साल का होगा ना, तो 10 में से 7 घटा दिए तो 3 साल बच गया। तो इसी तरह से अगर अभी हम उसको x माने हैं तो 7 साल पहले कितना होगा? तो x में से 7 को घटा लेंगे, तो x माइनस 7 वर्ष जो है वो हो जाएगा 7 साल पहले। तो 7 साल पहले उसकी पुत्री का भी हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की पुत्री की आयु कितना होगा? अभी उसका y वर्ष है, तो 7 साल पहले y में से 7 वर्ष घटा लेते हैं तो y माइनस 7 वर्ष हो जाएगा। तो ये तो हो गया 7 वर्ष पूर्व की बात। अब आपके प्रश्न में 3 वर्ष बाद की भी बात कही गई है, तो यहाँ पर लिखेंगे तथा 3 वर्ष बाद आफताब की आयु तीन वर्ष बाद, मान लेते हैं कि अभी आफताब का उम्र अगर 10 साल है तो 3 साल बाद कितने साल का हो जाएगा? वो 13 साल का। तो 10 में 3 साल जोड़ दिए ना, तो इसीलिए अगर अभी उसका उम्र x वर्ष है तो 3 साल के बाद कितना हो जाएगा? x + 3 वर्ष। आया बात समझ में? और 3 साल बाद उसकी पुत्री की आयु, पुत्री की आयु कितना हो जाएगा? अभी उसका कितना माने हैं? y, तो 3 साल के बाद हो जाएगा y + 3 वर्ष। अब इसी बात को हम लोग क्या करेंगे? समीकरण में व्यक्त करेंगे, और यही हमारा प्रश्न भी है। तो लिखेंगे प्रश्न के प्रथम शर्त से, प्रश्न के प्रथम शर्त से
प्रथम शर्त क्या कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, यानी कि 7 वर्ष पूर्व आफताब का उम्र लिखेंगे तो x माइनस 7। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, किनसे? अपनी पुत्री से कहता है। तो पुत्री की आयु 7 वर्ष पूर्व जो है y माइनस 7 है, और y माइनस 7 को गुना करेंगे 7 से, तो आफताब का उम्र उसकी पुत्री की आयु का 7 गुना हो गया। और वही आफताब कह रहा है अपनी पुत्री से कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, तो यहाँ से हमारा बनेगा प्रश्न मतलब समीकरण 1। तो x माइनस 7 बराबर में यहाँ 7y माइनस 7 सत्ते 49। अब क्या करेंगे, x 7y को इधर लेके आएंगे और माइनस के 49 और ये 7 जो है माइनस में इधर आकर के प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में 7। तो x माइनस 7y बराबर में 49 में से 7 घटेगा, कितना हो जाएगा? 9 में से 7 गया तो 42, माइनस के 42। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। और इसी तरह से अगर हम लोग प्रश्न के दूसरे शर्त से यहाँ पर लिखें, प्रश्न के दूसरे शर्त से, तो प्रश्न का दूसरा शर्त क्या है? अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष बाद, तो यहाँ पर 3 वर्ष बाद वाला भी हम लोग लिखे हैं। तो 3 वर्ष बाद आफताब का उम्र कितना है? x प्लस 3। तो x प्लस 3, यह आफताब कह रहा है अपनी पुत्री से कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 वर्ष बाद आफताब की पुत्री का आयु क्या माने हैं? माने नहीं, मतलब लिखे हैं y प्लस 3 और इसका 3 गुना। तो आफताब की पुत्री की आयु की 3 गुनी आयु का रह जाएगा कौन? आफताब। ठीक है, तो समीकरण में लिख लिए इसको। अब यहाँ पर इसको समीकरण का रूप दे देंगे, x प्लस 3, यहाँ पर हो जाएगा 3y प्लस में 9, और यहाँ से x 3y इधर लाएंगे तो माइनस में 3y प्लस के 9 और माइनस के 3, तो क्या हो जाएगा? x माइनस 3y बराबर के 9 में से 3 चला गया तो 6। ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। तो समीकरण के रूप में तो हम व्यक्त कर दिए हैं। अब इसको करना क्या है, तो ग्राफीय रूप में भी आपको व्यक्त करना है। यहाँ पर देखिए, बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो ग्राफीय रूप में कैसे व्यक्त करते हैं, तो आइए देखते हैं ग्राफ के कॉपी में। तो देखते हैं ग्राफ के कॉपी में। सबसे पहले क्या करते हैं, तो यहाँ पर समीकरण लिख लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या था हमारा? समीकरण 1 था x माइनस 7y माइनस 42, x माइनस 7y बराबर माइनस के 42, समीकरण 1। और इस समीकरण का हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पर एक बॉक्स बनाना होगा। ठीक है, इस बॉक्स में हम लोग लिखेंगे x का मान और y का मान, और इसी से हमारा ग्राफ बनने वाला है। है बात समझ में? तो यहाँ लिखते हैं x, यहाँ लिखते हैं y। अब करेंगे कैसे, तो आइए देखते हैं। ग्राफ के कॉपी में ही हमें सॉल्व करना है इसे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसको एक लाइन सॉल्व करके y को अकेले कर लेंगे। ठीक है, अब y को अगर अकेले कर लेते हैं तो x का मान रखते जाएंगे यहाँ पर, और y का मान निकलते जाएगा। तो y को अकेले करने के लिए माइनस में है y, तो इधर लेके जाएंगे, तो 42 को इधर लाना होगा, x प्लस हो जाएगा 42। अब बराबर में 7y को इधर लेके गए तो ये प्लस में हो गया। ठीक है, इसी तरह से x प्लस 42 बट्टे में आ गया 7 बराबर y बच गया। है बात समझ में? यानी y जो है 7, y के गुने में था 7, इधर आकर के बट्टे में आ गया, x प्लस 42 पहले से था। तो अब जो यहाँ पर हम लोग
x का मान रखेंगे तो क्या निकल जाएगा, सॉल्व करके y का मान। तो y को थोड़ा सीधा कर लेते हैं ना, इसको हम लिख सकते हैं y बराबर x प्लस 42 बट्टे में 7, आराम से लिख सकते हैं। और इसी बेस पे हम लोग क्या करेंगे, x और y का मान इसमें भरेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग दिमाग लगाते हैं कि x का मान क्या रखेंगे, तो वो 42 के साथ जुड़ने के बाद 7 से वो कट जाएगा। ठीक है, तो हम लोग x का मान यहाँ पर क्या रखेंगे, 7 रखेंगे। 7 रखने से क्या होता है, तो 42 में 7 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 49। 49 7 के पहाड़ा में आता है, तो 7 7 49, तो y का मान कितना आ गया, 7। अगर हम लोग x का मान क्या रखें, माइनस में रखें 7, तो 42 में से 7 घटेगा, तो 42 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा, 35, और 7 पंच 35। तो x का मान अगर हम लोग माइनस में 7 रखें तो y का मान कितना आ गया, 7 पंच 35 यानी कि 5। ये आपको समझ में आ रहा है, नहीं अगर नहीं आ रहा है तो हम सॉल्व करके बताते हैं। देखिए x का मान 7 रखे तो ये तो ठीक है, माइनस वाला भी बताते हैं। x के जगह पे क्या रखे थे हम, माइनस के 7 रखे थे ना, -7 y बराबर -7, फिर है प्लस के 42, अब बट्टे में क्या है 7, तो 42 में से 7 घटेगा तो 35, बट्टे में 7, 7 पंचे 35, तो 5 आया ना, यही 5 यहाँ पर हम लोग लिखे हैं। तो या तो हम लोग लिख करके भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या अगर छोटा सा कैलकुलेशन है तो मन में भी कर सकते हैं, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोशिश कीजिए आप लोग लिख के ही बनाने का, अगर स्पेस हो आपको लिखने के लिए जगह हो तो एग्ज़ाम में लिख करके बनाने से क्या होता है कि एग्जामिनर को ये समझ में आएगा कि आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपको निकालना आता है, बनाना आता है, आराम से लिख करके आप बनाए हैं। आप मन में सोच करके अगर लिख देंगे यहाँ पर तो कई सारे एग्जामिनर ये सोचते हैं कि बच्चा रट के आया है ना, तो इसलिए लिख लेना चाहिए। तो या तो हम समय बचाने के लिए आप लोग का हम जो है थोड़ा कम समय में कैलकुलेशन कर लेते हैं मन में और यहाँ पर लिख देते हैं। तो 2 मान हो गया हमको। ठीक है, तीसरा क्या करेंगे, तो तीसरा हम 0 मान लेते हैं x के जगह पे। तो x के जगह पे अगर 0 ले लें तो 42 में अगर 0 जोड़ेंगे तो 42 ही होगा, 7 पंचे 35, 7 छक्के 42, तो x का मान आ गया 6। तो समीकरण 1 का बॉक्स तैयार है, और इसी बॉक्स के मुताबिक, बॉक्स नहीं है मतलब ऐसे बोल रहे हैं, असल में ये पॉइंट है, हमारे बिंदु हैं। ठीक है, x का मान 7 और y का मान 7, इसको ऐसे लिखते हैं जैसे अगर बिंदु हमारा पहला पॉइंट होता है जिसको हम P1 कहें, तो ये 7 7 ऐसे लिखा था ये। ठीक है, फिर P2 अगर कहें दूसरे पॉइंट को तो ये -7 फिर 5, ये ऐसे लिखाएगा। तीसरे पॉइंट को P3 यानी कि 0 6 ऐसे लिखेंगे। इसी बिंदु को ग्राफ में यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सजाएंगे। ठीक है, तो 1 नंबर क्या कहते हैं समीकरण का हो गया। अब दूसरे समीकरण का देखते हैं। दूसरा समीकरण में क्या था, x - 3y बराबर 6, यही है। तो x - 3y समीकरण 2 से, समीकरण 2 से x - 3y बराबर 6, यही है ना, x - 3y बराबर 6। अब x - 3y बराबर 6 का भी हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स तैयार कर लेंगे, और यहाँ x y का मान निकालना है हमें। x का मान हमेशा हम लोग अपने मन से रखते हैं, आया बात समझ में। यहाँ भी हम लोग x का मान क्या किए, अपने मन से रखे, मतलब मान के चलते हैं कि अगर x इतना हो तो y हमें मिल जाएगा। ठीक है, और x का कोई भी मान हम लोग मानेंगे ना तो इसमें कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि वो ग्राफ में कहीं ना कहीं आएगा ही। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले y को अलग कर लेते हैं ना, तो आसानी हो जाता है बनाने में। तो यहाँ भी माइनस में इधर भेजेंगे तो 6 इधर आएगा, -6 बराबर 3y, फिर y को अलग करेंगे 3 इधर आएगा, x - 6 बट्टे में 3 बराबर y हो जाएगा। सीधा कर लेते हैं तो y बराबर हो जाएगा x - 6 बट्टे में 3। तो यहाँ भी y को हम अलग कर लिए, और इसी बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, इसको भरेंगे। तो x का मान अगर यहाँ हम लोग 0 ले लें, ठीक है, तो 0 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, -6 बच जाएगा, यहाँ 3 दूना 6, तो -2 आ जाएगा। x का मान अगर हम लोग 3 ले लिए तो 6 में से 3 घट जाएगा, 6 में से प्लस का 3 घट जाएगा, तो मतलब जो है सिर्फ -3 बचेगा, 3 3 कट जाएगा तो 1 बचेगा, है ना। तो -1 देखिए यहाँ पर
कि x के जगह पे हम क्या लिए हैं 3, तो y बराबर 3 माइनस 6 बट्टे में 3, तो 3 में से 6 गया तो माइनस के 3 बट्टे में 3 कट गया माइनस के 1 आया। अब क्या करेंगे, माइनस के ही 3 ले लेंगे, ठीक है। तो माइनस के 3 अगर यहाँ पर हम लोग लेते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 3 माइनस के 6 बट्टे में 3, 6 3 9 माइनस के 9 बट्टे में 3 कट गया 3 3 9, तो 3 हो गया माइनस में, तो यहाँ पर भी माइनस में 3 आ जाएगा। तो ये दोनों ही बॉक्स जो है हमारे पास तैयार है। अब क्या करेंगे, तो अब हम लोग ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ कैसे खींचते हैं, तो आइए देखते हैं इसको। ध्यान से देखिए आप लोग, करते क्या है, तो सबसे पहले ग्राफ में ये आपको समझना पड़ेगा कि हमारे पास पॉइंट कितने हैं, यानी पॉइंट कहाँ तक जा सकता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम जो है 7 तक जाएगा प्लस में और माइनस में भी, और इधर तो 7 से कम है, तो कम से कम हमको 7 तक जो है बिंदु बनाना पड़ेगा। तो बीच में ले लेंगे तो हो जाएगा, शायद यहाँ ले लें अगर मूल बिंदु 0, ठीक है, यहाँ पर हम लोग 0 ले लें तो इधर 1 2 3 4 5 6 7 काम बन जाएगा। तो इसी तरह का आपको ग्राफ की कॉपी मिलेगी एग्ज़ाम में। तो आप लोग क्या कीजिएगा, पेंसिल से जो है इसके लाइन पे हम लोग ओवरलाइन कर लेंगे, है ना, इसके ऊपर लाइन जो है खींच लेंगे। और यहाँ भी इसमें कहीं भी हम लोग किसी भी लाइन पे जो हम लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में लिए हैं चूँकि बैलेंस बराबर है, अभी साइड में भी लेकर के हम लोग बना सकते हैं। इधर का छोड़ देंगे, इधर का ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा बनाने के लिए। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको एरो लगा देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ जो है और आगे तक ऐसे ही चला जाएगा, अनंत तक चला जाएगा, है ना। और इधर भी एरो लगा देंगे। इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है, और इधर होता है एक्स डाइस यानी कि माइनस में, और इधर होता है हमारा वाई एक्सिस, तो वाई डाइस हो जाएगा। ये वाई एक्सिस है अक्ष, और ये हो जाएगा हमारा वाई अक्ष का पॉजिटिव वाला यानी कि प्लस वाला, सिर्फ वाई। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कैसे करते हैं, तो ये वाला मोटा वाला जो लाइन दिख रहा है आपको, वहाँ पर 1 लिखेंगे, 2 3 4 5 6 7, इधर माइनस में आएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इधर भी नीचे माइनस में आता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ऊपर में प्लस में जाएगा, +1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब हमको लेना है एक एक बिंदु। यहाँ से पहले समीकरण 1 वाला ले लेते हैं, 7 और 7 यानी x का मान भी 7 और y का मान भी 7, प्लस में प्लस माइनस यहाँ पर आप लोग को विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो x का मान अगर 7 लिए तो x यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्लस में है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक माइनस में है, और ये लाइन किसका है, x का लाइन है, ये लाइन किसका है, y का लाइन है। तो x वाले में प्लस का 7 तो यहाँ पर है, और y वाले में भी प्लस का 7 हमें लेना है। तो इसी लाइन से हम y के तरफ जो है ऊपर जाएंगे। यहाँ देखिए, पहले हम लोग 0 से 7 तक आए x वाले लाइन में प्लस के तरफ, और y के तरफ हमें जाना है। तो y के तरफ हम जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, 7 तक। यहाँ पर है ना 7, तो 7 तक जाएंगे। तो 7 तो यहाँ मिला, ये बिंदु हमको मिला, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा निशान दे करके छोड़ देते हैं। फिर अगला देखते हैं, -7 प्लस के 5, x का मान अब माइनस में आएंगे 7, तो माइनस में 7 यहाँ है, और y में प्लस में 5 जाएंगे। तो y में प्लस में 5 जाएंगे तो सीधा 5 की तरफ जाएंगे, यहाँ पर 5 है इसके सामने, ये बिंदु मिला, ठीक है। उसके बाद 0 और 6, तो x का मान है 0 यानी यही हुआ x का मान 0, ठीक है। मूल बिंदु पर x और y दोनों ही 0 होते हैं, आया बात समझ में। तो x का मान 0 और y का मान 6, तो y के तरफ हम लोग 6 तक बढ़ेंगे। तो 6 ये हो गया, तो ये 3 बिंदु मिल गया, 1 2 3। चाहे तो इस बिंदु का नाम भी हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, जैसे ये लिखे हैं ना, यहाँ लिख सकते हैं। नहीं भी लिखते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन लिख देना चाहिए। चलिए लिख ही देते हैं,
7 7 है ना, 7 7। ये कौन सा है, 0 6 0 6। ये कौन सा है, -7 5, माइनस के 7 फिर है 5। अब तीनों बिंदु को आपस में मिला करके हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे और यही हो जाएगा हमारा समीकरण 1 का ग्राफ। और ध्यान रहे कि इस लाइन में हम लोग एरो का निशान बनाना ना भूलें। ये एरो का निशान ही हमें बताता है कि ये यहीं तक नहीं है, ये लाइन बस ऐसे ही सीधा चला जाएगा अनंत तक। ठीक है, हम x का y का कोई भी मान ले लेंगे, x का कोई भी मान ले लेंगे तो y का निकलेगा और वो इसी लाइन पे कहीं ना कहीं आएगा, चाहे हम कुछ भी लेकर के देख लें। ठीक है, तो ये एक हो गया हमारा, कौन से समीकरण का था, यहाँ नाम लिख देते हैं, x - 7y, x - 7y बराबर -42। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब दूसरा समीकरण देखते हैं। x का मान है 0, y का मान है -2। ठीक है, तो x का मान 0 तो यहीं पर है और y का मान -2, तो -2 तो इधर है, ये हो गया x का मान 0, y का मान -2, तो ये एक बिंदु। फिर x का मान है 3, y का मान है -1, तो x को हम 3 तक जाएंगे, x के मान पे प्लस के 3 है तो यहाँ आ गए और -1 तक आना है ना, x का मान 3 और y का मान -1, तो y के तरफ -1 तक आना है 3 से, तो -1 तक यहाँ आए तो ये बिंदु मिला है ना। ये इधर से जा रहा है, ये इधर से जाएगा, दोनों यहीं कटेगा, इसलिए ये बिंदु होता है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, तीसरा बिंदु क्या है हमारा, -3 और -3। ठीक है, तो -3 कहाँ है, x का मान -3 यहाँ है और y का मान -3 यहाँ है। इसको अगर इधर से लेके आए यहाँ आएगा और इसको इधर से लेकर के जाएं x के तरफ तो यहाँ आएगा, तो x का -3 और y का -3 दोनों यहाँ मिला। तो अब 3 बिंदु हम लोगों को मिल चुका है। ठीक है, तीनों बिंदु को मिला करके क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे। एकदम से सीधा खींचना है, थोड़ा सा भी टेढ़ा होगा तो गलत हो सकता है, हल्का सा यहाँ पर मिस हुआ है, कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, हो जाएगा। चूँकि ऊपर में कैमरा लगा हुआ है ना तो इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। ये हो गया। ठीक है, और ये कौन से समीकरण का ग्राफ है, तो x - 3y बराबर 6, ये समीकरण 2 था हमारा, यहाँ पर समीकरण 2 x - 3y बराबर 6, यहाँ पर लिख देंगे x - 3y बराबर 6। तो ये हो गया आपका 1 नंबर का प्रश्न कंप्लीट। ठीक है, और घबराइए नहीं, इतना लंबा प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, या तो कहेगा कि मतलब ग्राफीय विधि से हल करें या कहेगा कि समीकरण मतलब विधि से हल करें, जैसे हल किया जाता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण को जैसे हल किया जाता है, उसके भी 3 4 5 तरीके हैं, आपको बताएंगे हम। तो दोनों ही नहीं पूछेगा आपसे कि इसमें भी हल करें और उसमें भी हल करें। ठीक है, तो आप लोग घबराइए नहीं, बस आपको सीखते हुए चलना है। तो देखते हैं इसका अगला प्रश्न 2 नंबर का। ठीक है, दो नंबर का प्रश्न है आपका, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें। अब यहाँ देखिए, यहाँ एनसीईआरटी के बुक में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, कई सारे बुक में यहाँ 2 नहीं 3 है, तो हम भी यहाँ 3 बना देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी, इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। मतलब ये भी सेम प्रश्न है, बस थोड़ा सा इसका मतलब भाषा चेंज है या इसका एक क्या कहते हैं, प्रश्न का एक लेवल चेंज है, लेकिन करना दोनों में सेम ही काम है। क्या करना है, तो पहले तो समीकरण में व्यक्त करेंगे और ज्यामितीय रूप में मतलब ग्राफीय रूप में भी इसे व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको 2 नंबर का प्रश्न। यहाँ भी वही काम करेंगे, मान के चलेंगे, है ना। पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना कि, तो ये प्रश्न भी वैसे ही सॉल्व होगा। क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे 2 नंबर का कि माना कि क्या था कि क्रिकेट के टीम के
एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले खरीदे, तो 3 बल्ले और 6 गेंद 3900 रुपये में ख़रीदा ना, तो एक बल्ले का मूल्य हमें मानना पड़ेगा। तो माना कि एक बल्ला का मूल्य बराबर कितना, 100 रुपया। ठीक है, तो एक बल्ले का अगर मूल्य 100 रुपया है तो 3 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, इसीलिए 3 बल्ले मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 3x रुपया हो जाएगा। कैसे, तो आप ज़रा सोचिए कि अगर मान लेते हैं कि 5 रुपये का एक बिस्किट का पैकेट है, ठीक है, तो एक बिस्किट का पैकेट अगर 5 रुपया है तो 3 बिस्किट का कितना हो जाएगा, 3 को और 5 को गुना कर देंगे, 3 पंचे 15 रुपया हो जाएगा। तो एक का मूल्य अगर x है तो 3 का हो जाएगा 3x। ठीक है, इसी तरह से तथा गेंद का भी मानना पड़ेगा ना, तो एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया, इसीलिए 6 गेंद है तो 6 गेंद का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 6y रुपया। अब प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न के प्रथम शर्त से, प्रश्न के प्रथम शर्त से, प्रश्न का प्रथम शर्त कहता है कि क्रिकेट का एक कोच था, ठीक है ना, क्रिकेट टीम का, और उसने 3900 रुपया दिया किसको, दुकानदार को, और दुकानदार उसे कितना बल्ला दिया, 3 बल्ला दिया। तो 3 बल्ला और क्या कहते हैं 6 गेंद, तो 3 बल्ले का मूल्य हो गया 3x और 6 गेंद का मूल्य हो गया 6y, और ये दोनों का मूल्य जो है, क्योंकि टोटल पैसा उसको दिया कितना 3900 रुपया, तो 3900 रुपया के बराबर ये मूल्य हो गया। है बात समझ में, यानी कि 3 बल्ला खरीदा, एक बल्ले का मूल्य x रुपया, तो 3 बल्ले का मूल्य 3x, फिर 6 गेंद खरीदा, एक का मूल्य y रुपया, तो 6 गेंद का मूल्य हो गया 6y, और ये सभी का मूल्य जो है 3900 रुपया हो गया। तो इधर बराबर है इसके, तो दोनों साइड बराबर होना चाहिए ना, तो इसीलिए ये भी मूल्य हो गया, ये भी मूल्य हो गया। तो ये हो जाएगा आपका प्रश्न, मतलब जो है समीकरण 1। लेकिन यहाँ नहीं, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ 3 कॉमन आ रहा है ना, तो x हो जाएगा यहाँ पर 3 दूना 6, 2y बराबर में 3900, यहाँ 3 से कट जाएगा, 13 तिया 39, तो x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 1300। समझ में आया, तो ये हो जाएगा आपका प्रश्न, मतलब समीकरण 1। तो समीकरण 1 तो हो गया। अब प्रश्न के दूसरे शर्त से समीकरण दूसरा निकलेगा। प्रश्न के दूसरे शर्त से, प्रश्न का दूसरा शर्त क्या कह रहा है कि उसी दुकानदार से एक और बल्ला और 3 गेंद जो है और ख़रीदा, है ना, उसी रेट में। तो एक और बल्ले का मूल्य हो जाएगा x रुपया, और 3 गेंद खरीदा तो 3y रुपया हो जाएगा ना, 3 गेंद का। और दोनों के बदले उन्हें कितना पैसा दिया, बाद में 1300 रुपया दिया, तो 1300 रुपया के बराबर ये दोनों का मूल्य हो जाएगा, एक बल्ला और 3 गेंद का। तो ये तो सीधा सा है 2 नंबर का, मतलब समीकरण 2। तब ये जो समीकरण निकला इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण के रूप में तो व्यक्त हो गया, ठीक है, मतलब एक पार्ट जो है ये सॉल्व हो गया। और अगला पार्ट क्या है, इसको ग्राफीय विधि में भी सॉल्व करना है। तो ग्राफीय विधि के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले ग्राफ खींचना, मतलब इसको ग्राफ की कॉपी ले लेते हैं, और ग्राफ की कॉपी में यहाँ पर उतार लेंगे समीकरण 1 से। और समीकरण 1 क्या है हमारा, x प्लस 2y बराबर 1300, x प्लस 2y बराबर 1300, समीकरण 1। और समीकरण 1 का हमें क्या करना होता है, एक बॉक्स तैयार करना होता है। बॉक्स मतलब पॉइंट बनाना होता है एक्स वाई का। तो यहाँ x हो जाएगा, यहाँ y हो जाएगा। अब x के जगह पे
थोड़ा सा इसको सॉल्व करके y को अलग कर लेते हैं ना। तो x को उधर लेके जाएंगे तो 2y बराबर हो जाएगा 1300 माइनस के x। यहाँ से y को अगर अकेले हम लोग रखें तो 1300 माइनस एक्स, अब बट्टे में 2 है ना, तो इधर आकर के यहाँ गुने में है तो यहाँ बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ क्या करेंगे, x का क्या मान लें, तो ये कट खोट करके जो है एकदम फ्रेश निकले। तो x का मान एक बार हम लोग 0 लेते हैं। ठीक है, x का मान अगर 0 ले लें तो क्या हो जाएगा, 1300 में से 0 घटेगा तो 1300 को 2 से भाग देंगे तो 650, तो 650 हो गया। ठीक है, और उसके बाद फिर x का मान हम लोग क्या ले लेते हैं, 650 एक बार ले लेते हैं। तो 650 यहाँ रखेंगे, 1300 में से 650 चला गया तो 650 बचेगा, है ना, और 650 को 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 325, 325। और एक बार फिर हम लोग 1300 ले लेते हैं और 1300 यहाँ रखेंगे x के जगह पे, तो 1300 में से 1300 कट जाएगा 0, और 0 को 2 से भाग देंगे तो 0 ही होगा। तो समीकरण 1 से एक बॉक्स हमारा तैयार हो गया। फिर समीकरण 2, समीकरण 2 क्या था हमारा, x प्लस 3y बराबर 1300, x प्लस 3y बराबर 1300, समीकरण 2। इसका भी एक बॉक्स बनना चाहिए। x y, अब यहाँ y को अगर अलग करें तो 3y बराबर 1300 और माइनस के x, यहाँ पर y बराबर हो जाएगा 1300 माइनस के x बट्टे में इस बार आ गया 3। ठीक है, तो अब x के पास ऐसा कुछ रखेंगे जो 1300 में जोड़ घटाव के बाद 3 के पहाड़ा में आ जाए, यानी कट जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और x का मान अगर हम लोग यहाँ पर 100 रखें, ठीक है, तो 100 रखने से क्या होगा, तो 1300 में से 100 घट जाएगा, और 100 अगर घट गया तो 1200 बचेगा, और 1200 3 के पहाड़ा में आता है, यानी 3 चौके 12, यानी 400 हो जाएगा। यहाँ पर आया बात समझ में। फिर x के जगह पे हम लोग 400 रखेंगे, x के जगह पे 400 अगर रखेंगे तो 1300 में से 400 घट जाएगा तो 900 बचेगा, और वो 900 3 के पहाड़ा में आएगा, यानी 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, यहाँ पर हो जाएगा 300। फिर x के जगह पे हम लोग 700 रखेंगे, तो 700 अगर रखे तो यहाँ लिख देते हैं 700, 1300 में से 700 अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 6 13, यानी कि 600, और 2 तिया 6, 3 है ना, तो 3 दूना 6, यानी 200 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो इसको यहाँ सॉल्व करके भी लिख सकते हैं, हम ऐसे मौखिक कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है, और लिख के ही करना चाहिए, ज़्यादा अच्छा वही होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब है तो संख्या हमारे पास बहुत बड़ा है ना, ये 100 200 300 करके हमें बनाना पड़ेगा। तो मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा इसमें, 700 तक, इसमें है 1300 तक, तो मैक्सिमम 1300 तक होना चाहिए, और सब प्लस में है। एक फ़ायदा हमारे पास कि सब प्लस में है, तो अगर हम लोग इस साइड जो है यहाँ पर बना लें, यहाँ से अगर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1300 है, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ही बना लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे एक लाइन खींच लेते हैं। आपको बताए थे ना कि आप कहीं भी x एक्सिस और y एक्सिस बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपना ही बुक है। ये हो गया, ठीक है, और इसे यहाँ तक लेके जाएंगे। ये हमारा x वाली एक्सिस, ये x डाइस जिसका हमें ज़रूरत नहीं है, ये ओरिजिन हो गया, और ये हो गया y, और ये हो गया y डाइस। ठीक है, y डाइस।
अब क्या करेंगे, इसमें लिख लेते हैं। तो लिखेंगे कैसे, ध्यान से देखिए आप लोग। यहाँ अगर 1 2 3 करके लिखे तो पता चला कि मतलब जो है रूम के भी उस पार चले जाएंगे तो भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो 100 200 करके लिखते हैं, तब तो 1300 में पूर जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 100, फिर 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200 और 1300। 1300 में गनीमत है कि यहाँ पहुँच गया। तो ये तो x वाला प्लस में हमें 1300 तक लिख लिए हैं। अब y वाला भी लिखेंगे, है ना। तो y वाला भी 100, मतलब एक तरफ जो बनाएंगे ना, जो भी हम क्या कहते हैं, एक यूनिट जो बनाएंगे जितना दूरी पे, उतने ही दूरी पे हमें चारों तरफ बनाना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इधर भी 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, फिर 800, 900, है ना। नीचे भी लिख लेते हैं माइनस में, हालांकि ज़रूरत है नहीं इसका, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं, अच्छा नहीं लगेगा। 200, 300, 400, 500, 600, 700, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इसमें इसको इनपुट करते हैं ना। कंप्यूटर में जो होता है इनपुट और आउटपुट, तो वही इसमें इनपुट करना है। तो x का मान 0 लेना है और y का मान 650। तो x का मान 0 कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। और y का मान 650, तो y के तरफ जाएंगे 650। तो 600 यहाँ आया, अब यहाँ है 700, तो 700 और 600 के बीच में 650 होगा, तो यहाँ हो गया, ठीक है। अब आते हैं, x का मान है 650, y का मान 325, x का मान 650। अब x का मान 650 यहाँ होगा बिल्कुल बीच में, और y का मान कितना है 325। तो 325 प्लस में 300 यहाँ। अब ये 50 है तो इसके और इसके बीच में 325 होगा ये, तो यहाँ पर नहीं लेंगे, कहाँ लेंगे, तो 650 के ठीक ऊपर जाएंगे, ठीक ऊपर गए कहाँ तक, 325 तक। आँख को बचा के रखिएगा आप लोग, आँख ना ख़राब हो जाए इसमें, क्योंकि बहुत बारीक है, एकदम ध्यान से देखना होता है, ठीक है। तो 650 हो गया, 325 ये इधर आकर के 325 पे मिलेगा, तो यही बिंदु हो गया हमारा। तो 2 बिंदु मिल गया, एक बिंदु कहाँ था जी, 0 650, यानी कि एक बिंदु यहाँ और दूसरा बिंदु यहाँ, तीसरा बिंदु क्या है 1300 0, यानी 1300 x का मान लेना है। तो x का मान 1300 यही रहेगा, और y का मान 0 लेना है, तो y का मान यही रहेगा 0, ठीक है ना। x के मान पे 1300 तक पहुंच गए, और y के मान पे 0 ही पे है, आया बात समझ में। तो ये बिंदु यही, तो 3 बिंदु हमें मिल गया है, तीनों को लेकर के एक लाइन खींच लेंगे, काम बन जाएगा। लाइन खींचने में कोई जल्दीबाजी नहीं, वही था ना, ध्यान से। थोड़ा सा हो गया यहाँ टेढ़ा, कोई बात नहीं है। तो ये लाइन आपका कौन से समीकरण का था, x + 2y = 1300। तो यहाँ पर लिख लेते हैं x + 2y = 1300, ठीक है। तो एक तो हो गया, झंझट खत्म। दूसरा झंझट देखते हैं, मतलब दूसरा समीकरण देखते हैं। x का मान है 100 और y का मान है 400। तो x का मान 100 कहाँ है, यहाँ है, y का मान 400, y की तरफ 400 तक बढ़ेंगे, 100 के सामने 400 तक यहाँ। तो ये हो गया, x का मान 100 और y का मान 400। उसके बाद x का है 400, x की तरफ 400 यहाँ आ गए, और y की तरफ जाना है 300, तो y की तरफ 300 300 300 यहाँ आ गए, ठीक है। फिर x का है 700, 700 यहाँ आ गए, और y का है 200, 200 किधर है, यहाँ तक आएंगे, ये वाला 200 सामने यहाँ तक। तो यहाँ भी हमें मिल गया 3 पॉइंट, और तीनों को मिला करके क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे सीधा। और इसी लाइन को अगर हम लोग बढ़ाते हैं ना,
तो ये एक दूसरे से कहीं ना कहीं जा कर के मिलेगा। और जब ये मिल जाता है तो आगे आप लोग पढ़िएगा कि फिर उसका हम लोग हल भी निकालते हैं x और y का मान ग्राफ की विधि से। ये जहाँ कटा वहाँ से हम लोग x पे लंब डालेंगे और y पे लंब डालेंगे, ठीक है। तो x का यहाँ जो मान आएगा, y का यहाँ जो मान आएगा, वही हमारा इसका हल हो जाएगा। तो यहाँ तो हमें हल करने के लिए नहीं कह रहा है, ग्राफीय विधि से व्यक्त करने के लिए, मतलब दिखाने के लिए कि ग्राफ ऐसे खींचा जाता है, ठीक है। तो ये समीकरण हो गया आपका दूसरा वाला, क्या था, x + 3y, x + 3y बराबर 1300, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न भी आपका हो गया। 3 नंबर में क्या है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद महंगाई बढ़ गया, मतलब 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो गया। 160 से सीधा 3 केजी मतलब 300 रुपया, लेकिन मात्रा में अंतर है, ये ध्यान देना आपको। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। तो कैसे व्यक्त करेंगे, देखते हैं 3 नंबर का प्रश्न। सबसे पहले तो हमें मानना पड़ेगा, जैसे मानते आए हैं, है ना। क्या करेंगे, तीन नंबर का प्रश्न, माना कि 1 केजी सेब का मूल्य, है ना, सेब और अंगूर 2 फल हैं। तो मानेंगे कि माना कि 1 केजी लिखना ना भूलें, 1 केजी सेब का मूल्य कितना मानेंगे, 100 रुपया, ठीक है। और यहाँ कितना किलो खरीदा जा रहा है, 2 किलो खरीदा जा रहा है। तो 2 किलो का कितना हो जाएगा, आप ही लोग बताइए, 2x हो जाएगा, 2x रुपया। मतलब 1 किलो का दाम x रुपया, तो 2 किलो का दाम 2x रुपया, ठीक है। तथा अंगूर भी है ना, 1 किलो अंगूर का मूल्य x रुपया, y रुपया, तथा 1 केजी अंगूर, दुर्गु होता है इसमें, है ना, दुर्गु, अंगूर का मूल्य, 1 केजी अंगूर का मूल्य मानेंगे y रुपया। और कितना खरीदा जा रहा है, कितना खरीदा जा रहा है, अच्छा, अलग अलग शर्त में अलग अलग खरीदा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। अलग शर्त में जब हम लोग लिखेंगे ना प्रश्न के प्रथम शर्त से, द्वितीय शर्त से, तो उसके हिसाब से यहाँ पर बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न के प्रथम शर्त से। प्रश्न के प्रथम शर्त में कह रहा है कि 2 किलो सेब, यानी 2 केजी सेब का मूल्य 2x रुपया। तो ये तो 2 किलो सेब का दाम हो गया। और 1 किलो अंगूर का दाम, यानी 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना माने है, y। ये दोनों मिला करके जो हम पैसा दिए दुकानदार को, कितना दिए, 160 रुपया दिए। तो ये हो जाएगा समीकरण 1। आया बात समझ में। और फिर 1 महीने के बाद जब जाते हैं उसके पास और बोलते हैं कि भैया अब हमको कितना चाहिए अंगूर, 4 किलो, तो उसको प्रश्न के द्वितीय शर्त से लिख लेते हैं पहले। प्रश्न के दूसरे शर्त से। तो 1 महीना बाद जब हम जाते हैं तो 4 किलो सेब खरीदते हैं, तो 4 किलो का दाम 4x रुपया, और 2 किलो उस बार अंगूर खरीदते हैं तो 2y रुपया हो जाएगा। ये सेब का मूल्य हो गया, सेब का दाम, ये अंगूर का दाम, और दोनों मिला करके जो दुकानदार को पैसा देते हैं, कितना देते हैं इस बार, 300 रुपया देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा समीकरण 2, लेकिन एक लाइन इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2x प्लस यहाँ पर हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 300। तो सॉल्व करने पे 2 कट जाएगा इसके साथ 150, यानी कि 2x प्लस y बराबर 150। 2x प्लस y बराबर 150, ये हो जाएगा समीकरण 2।
अब ये जो समीकरण निकला, समीकरण 1 और समीकरण 2, इसको ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है। तो ग्राफ की कॉपी ले लेते हैं। सबसे पहले समीकरण को ले आएंगे यहाँ पर। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है, 2x + y बराबर 160, समीकरण 1। और यहीं पर फटाफट हम लोग क्या करते हैं, एक घर बना लेते हैं इसके लिए, x और y के लिए छोटा सा, ताकि कुछ देर तक आराम से रहे यहाँ पर, है ना। और यहाँ y को अकेले कर लेते हैं, x 2x इधर जाएगा ना, तो माइनस में 2x। तो यहाँ पर x का मान क्या रखेंगे, तो y का मान निकलेगा। तो यहाँ तो कुछ भी रख सकते हैं, चूँकि बट्टे में है नहीं, है ना। तो थोड़ा सा छोटा, हमारा छोटा संख्या बने, इसलिए जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x का मान 50 रखते हैं, ठीक है। तो 50 x के जगह पे रखेंगे तो 2 से गुना होगा तो 100 हो जाएगा, और 160 में से 100 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 160 में से 100 घट गया तो 60 बचा। तो x का मान 50 रखे तो y का मान 60 आया। फिर x का मान 50 के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 60 रखते हैं, ठीक है। तो 60 दूना 120। अब इस बार 160 में से 120 घट जाएगा तो 40 बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा 40, ठीक है ना। 160 में से 120 घट गया, तो 160 में से 100 घटा था तो 60 बचा था, 20 और घट गया तो 40 बचा। अब क्या करेंगे, x का मान 80 रख लेते हैं, 60 20 80 कितना अच्छा, 20 के पहाड़ा में जा रहा है, सॉरी 70 रखते हैं ना, चलिए 80 रख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 दूना 16, तो 160, तो 160 में से 160 गया तो 0, तो इस बार यहाँ पर हो जाएगा 0। अब लिखेंगे समीकरण 2 से, दिख रहा है ना, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या था अपना, 2x + y बराबर 150, 2x + y बराबर 150, समीकरण 2। इसका भी एक घर बना लेते हैं छोटा सा, बन गया x y। तो 2x + y को अकेले करना है ना, तभी तो x का मान रखेंगे आराम से। तो 150 माइनस 2x, तो इस बार 150 में से 2x को हटाएंगे, 2x को नहीं, यानी कि हाँ 2x को, x का मान रख के। तो x का मान अगर फिर से यहाँ पर क्या रखें, 50, तो 50 दूना 100, 150 में से 100 गया तो 50। फिर x के जगह पे अगर हम लोग 60 रखें तो 60 दूना 120 हो जाएगा, 150 में से 120 चला गया, 30 बचा। फिर अगर हम लोग 70 रखें तो 70 दूना 140, 150 में से 140 चला गया तो 10 बचेगा। तो दोनों बॉक्स रेडी है ना। बस 100 का हमें क्या करना है, मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, 100 का नहीं, 10 का ले लेंगे, हो जाएगा, है ना। चूँकि 80 और इधर क्या है 70, तो 10 का ले लेते हैं। अगर बीच से शुरू करें तो 10 20 30 40 50 60 70, इधर लेकिन 80 तक जा रहा है, माइनस में नहीं है, थोड़ा इधर बढ़ा लेते हैं, हो जाएगा काम, ठीक है। तो देखते हैं फटाफट इसको थोड़ा सा इधर बढ़ा करके। सबसे पहले एक लाइन खींचते हैं, है ना, इसको मिला देते हैं इसमें, और फिर यहाँ से चूँकि माइनस में नहीं लेना है, माइनस वाला इधर ही है, तो माइनस को कम कर दिए, प्लस में ज़्यादा ले लिए, ये सब क्या हमारे अपने हाथ में। तो ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, y डाइस, सॉरी x डाइस हो गया, ये ओरिजिन यानी 0, ये हो गया y डाइस, यहाँ हो जाएगा y, ठीक है, प्लस वाला। अब इधर हम लोग 10 करके लिखते हैं, ठीक है, चूँकि मतलब 100 के अंदर में है सब,
तो 10 करके अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, फिर 60, 70, 80, 90, ठीक है। और इधर फिर 10, 20, 30, 40, 50, 50 के बाद 60 होगा ना, 70, 80। उसके बाद माइनस में, जो कि ज़रूरत नहीं है लेकिन लिख लेते हैं, कोई बात नहीं है, थोड़ा अधूरा सा लगेगा नहीं लिखेंगे तो। 10, 20, माइनस 30, माइनस 40, माइनस 50, माइनस 60, माइनस 70। अब क्या करेंगे, इधर भी थोड़ा क्या छोड़ दिए, लिखिए लेते हैं, माइनस 20, माइनस 30। सबसे पहले हम लोग लेते हैं x का मान, है ना। सबसे पहले हम लोग लेते हैं x का मान 50 लेंगे यहाँ पर। तो x का मान अगर 50 ले लिए तो y का मान 60 लेना पड़ेगा। तो x का मान प्लस में 50 यहाँ है, और y के तरफ जाना है 60 तक। तो y की तरफ सीधा गए कहाँ तक, 60 तक, यहाँ मिला 60। तो ये बिंदु हमारा हो गया पहला। उसके बाद x का मान 60, y का मान 40। तो x का मान 60, x का मान 60 ये है, और y की तरफ जाएंगे 40 तक, 40 तक, 40 तक, 40 ये है, ठीक है। उसके बाद x का मान लेंगे 80, y का मान 0। अब x का मान हम ले लिए 80 और y का मान 0, यानी कि y की तरफ बढ़ना ही नहीं है, y की तरफ मतलब यहीं रुक जाना है, ठीक है ना। y का मान 0 मतलब यहीं पर रह जाना है हमको, ऊपर जाना ही नहीं है। तो ये यही हो गया। तो एक बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, तीनों को मिला करके क्या करेंगे, रेखा खींच देंगे। तो उससे पहले थोड़ा लिख लेते हैं यहाँ पर, चूँकि पता नहीं चलता है कौन सा कौन बिंदु है। तो 50, 60 का ये था पहला वाला, वही है ना, हाँ 50, 60। दूसरा वाला था 60, 40 का, तो ये हो गया 60, 40। तीसरा वाला 80, 0, 80, 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो तीनों को मिला करके एक लाइन खींच लेते हैं, एकदम सीधा होना चाहिए, ठीक है। और इसमें तीर लगा देते हैं, इससे ये पता चलता है कि ये अभी रुका नहीं है। मतलब कितना भी मान निकालेंगे ना, इसके बाद तीने ठो नाम निकाले हैं, 3 के बजाय 4 भी निकाल सकते हैं, 5 भी, 10 भी, 20 भी, 50 भी, 100, जितना मन होगा उतना निकालेंगे, ठीक है। पता चला 3 घंटे का एग्ज़ाम है, 10 घंटे तक इसका माने निकालते रह गया, सब चला गया अपने घर। तो ऐसा नहीं करना है, 3 ठो निकाल करके खींच देंगे, हो जाएगा। तो ये एक हो गया। दूसरा जो है x का मान 50 और y का मान 50। तो x का मान 50 यहाँ है और y का मान भी 50 पे जाना है, तो 50, 50, 50 यहाँ आ गए, यहाँ मिल गया 50, ठीक है। और फिर x का मान 60 और y का मान 30। x का मान 60 कहाँ है, यहाँ है, और y का मान 30 यहाँ है ना, 30। दूसरा, तीसरा 70 और 10। 70 किधर है, 70 ये है, और 10 इधर है। और ये जो है, ये कुछ समझ में आया, एकदम सीधा समांतर जा रहा है ये, एकदम, ये कहीं मिलेगा नहीं, इसका कोई हल ही नहीं निकलेगा, इसका कोई हल नहीं। जब भी समांतर मतलब रेखा जाए एक दूसरे के, यानी ऐसा कोई समीकरण हो जिसका हल एकदम समांतर हो, ठीक है, तो उसका मतलब कोई हल नहीं निकलता है। हल तभी निकलता है जब एक दूसरे से कटेगा। आपको बताया ना अभी यहाँ पर कि ये कट रहा है ना, तो इसका हल निकलेगा। चूँकि अभी हल निकालने के लिए नहीं कर रहा है, इसीलिए हम नहीं बताया आपको, इतना ही करके छोड़ देंगे। और इसमें भी कोई हल निकालने के लिए नहीं कर रहा है, ग्राफ के रूप में आप हमको व्यक्त करके बता दीजिए कि आप ग्राफ कैसे बनाइएगा। तो हम बता दीजिए कि हम ग्राफ ऐसे बनाएंगे। अब जब कहेगा अगले प्रश्न में कि इसका हमको हल बताइए कि x का मान और y का मान कितना होगा, तब हम बताएंगे। अभी कहाँ ला ज़्यादा दिमाग लगाएं, है ना। हालांकि जब भी समांतर लाइन खिंचा जाएगा ना, तो समांतर का मतलब हुआ कि ये हर जगह रेल के पटरी की तरफ बराबर जाएगा, और जब कहीं कटेगा ही नहीं एक दूसरे से, तो हल कैसे निकलेगा। तो इसका कोई हल नहीं होता है। तो तीनों प्रश्न हो गए आपके, है ना। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, लगभग 1 घंटा का हो गया। तो अगर आप लोग को ये अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।